नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी विधानसभा चुनाव में गिनती के दिन बचे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार कौन बैठेगा। सीएम गोविंद बल्लभ पंत से लेकर योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल तक प्रदेश में कई पार्टियों का दबदबा रहा। कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी तो कभी बीएसपी। कांग्रेस की सरकार को भी जनता ने सराखों पर बिठाया, लेकिन अचानक कांग्रेसियों ने से जनता का मोह ऐसा भंग हुआ कि 1989 के बाद से कांग्रेस यूपी में सिर्फ खाक छान रही है। एक के बाद एक अपने बड़े नेता खो देने के कारण कांग्रेस के पास फिलहाल कोई जड़ नहीं बची है। ऐसे में साल 2022 का विधानसभा चुनाव गांधी परिवार के लिए नाक का भी सवाल बन चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की सेनापति हैं और कांटों भरी राह के बीच 2022 को फतेह करने निकल पड़ी हैं। करो या मरो की स्थिति में इस वक्त प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव जैसे दिग्गजों को कैसे टक्कर देंगी, इसी पर आज चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ज्यादा समय जो वर्ग है वो युवा वर्ग है। वाला विधानसभा का चुनाव हम अपने प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों में गांव-गांव पांव-पांव तैयारी हो रही है, नगर-नगर डगर-डगर तैयारी हो रही है। हर बूथ पर हम जा रहे हैं। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने सब जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस लें। हम लोग तो यूपी का 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस बार यूपी को फतेह किया जाए। खासकर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी पूरी तरह से एक्शन मूड में नजर आ रही हैं और सवाल यह भी है कि आखिर प्रियंका गांधी कैसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को टक्कर देंगी। सवाल यह भी है कि प्रियंका जो लगातार गांव-गांव और बूथ-बूथ में जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं, आखिर क्या इसमें और कितनी वो कामयाब हो पाएंगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपसे परिचय कराऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ रिएक्शंस हैं। हम अपने प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्हीं के दिशा निर्देशों में गांव-गांव पांव-पांव तैयारी हो रही है, नगर-नगर डगर-डगर तैयारी हो रही है। हर बूथ पर हम जा रहे हैं। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने सब जगह पर अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि चुनाव की तैयारी के लिए कमर कस लें। हम लोग सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस चुनाव में परिणाम जो है जनता हमें आशीर्वाद से अभिसंचित करेगी। तो रिएक्शंस को आपने सुना। दरअसल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है इस बार अपने प्रदर्शन को लेकर और इसलिए प्रियंका गांधी भी पूरे जोर शोर से इस वक्त कांग्रेस के प्रचार में जुटी हुई हैं। लगातार लोगों से संपर्क साधने की कोशिश कर रही हैं। जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम इस वक्त प्रियंका गांधी कर रही हैं और एक्शन प्रियंका गांधी का नजर भी आ रहा है। जगह जगह जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, प्रियंका उनमें शिरकत कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स कर रही हैं, लगातार उन्हें संगठन को मजबूत करने के लिए निर्देशित भी कर रही हैं और इसके साथ ही सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम भी कर रही हैं। सवाल यही है कि अपनी जमीन खो चुकी कांग्रेस क्या लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश में कुछ कमाल कर पाएगी और क्या अखिलेश यादव के जो दावे अपनी सरकार में विकास को लेकर रहे और मौजूदा सरकार की नाकामियों को जो वो गिना रहे हैं, कितना कामयाब वो हो पाएंगे। बीजेपी अब बूथ विजय अभियान चलाने जा रही है
तो क्या बूथ स्तर पर और ज्यादा खुद को पार्टी मजबूत कर पाएगी? और जो तमाम सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में विपक्ष उठा रहा है, उनका कितना इंपैक्ट पड़ेगा 2022 के चुनाव में, यह देखना बड़ा अहम होगा। और इस बार करो या मरो की लड़ाई राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही हैं। साख का सवाल इस बार कांग्रेस पार्टी का भी है। 2022 में कांग्रेस पार्टी के हाथ क्या लगता है उत्तर प्रदेश में, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 1989 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ हो गई है। कई बड़े नेता एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी ने खोए हैं और ऐसे में मजबूती देने का काम अब प्रियंका गांधी खुद कर रही हैं। ग्राउंड पर उतरकर कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के साथ ही जनता से भी लगातार संपर्क में हैं और ये जुड़ाव कितना काम आएगा, ये देखना होगा। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ओपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जावेद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। एसबीएसपी से प्रवक्ता जैनेन्द्र अर्कवंशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी खास मेहमानों का स्वागत है इंडिया न्यूज में। चर्चा की शुरुआत जावेद अहमद जी आप भी के साथ। हम देख रहे हैं प्रियंका गांधी काफी ज्यादा सक्रिय इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। एक्शन मोड उनका नजर आ रहा है, जनता से जुड़ाव भी है, कार्यकर्ताओं को मजबूत भी वो कर रही हैं। कितना कामयाब आप लोग हो पाएंगे और क्या रणनीति आगे की आप लोगों की अब बन रही है, क्योंकि चुनाव में समय अब बचा नहीं है। जावेद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जावेद अहमद जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर? जावेद जी अनम्यूट करिए सर, अगर म्यूट हैं तो आप। चलिए, लगता है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार कनेक्शन को ठीक करते हैं। ठीक है, ओपी सिंह साहब आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? बिल्कुल मिल रही है पराग जी। ओपी सिंह साहब, इस वक्त विपक्षी पार्टियां पूरे जोर शोर से आप लोगों की नाकामियां गिना रही हैं। क्या कामयाबी विपक्षियों को मिल पाएगी या फिर जो बूथ विजय अभियान आप लोग चला रहे हैं आज से, इसमें कामयाबी आपको मिल पाएगी? ओपी सिंह साहब। पराग जी, ऐसा है कि 2022 का चुनाव महीने बाद होने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से रणनीति बना रही है, तैयारी कर रही है। अच्छा, हम सरकार में हैं तो विपक्ष का काम है कि हमारे अंदर कोई कमी और खामियां हैं तो उसको जनता में जाकर के बताए और गिनाए भी। हमको इससे भी एतराज नहीं है, लेकिन मैं केवल अपनी बात जानता हूँ। ऑडियो मुझे भी नहीं मिल रहा है, पार्टियों पर आरोप लगाने का ऑडियो नहीं है। पहली चीज तो ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ता 12 महीने जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग ना सुन पा रहे ना बोल पा रहे, दोनों चीजें नहीं है। दोनों चीजें नहीं है, ना सुन पा रहे ना बोल पा रहे। चलिए ओपी सिंह साहब, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा यहाँ पर माफी के साथ। लगता है आप लोगों आपकी जो आवाज है वो बाकी मेहमानों तक नहीं जा रही है। एक बार करेक्शन को ठीक करें, पीसीआर से कहना चाहूंगा, विजुअल फ्लैश करें। और ये बड़ी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं और खास मेहमानों के साथ भी हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज इसी पर जानेंगे उनकी पार्टी की राय कि आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से खुद को मजबूत करने के लिए पार्टियां जुटी हुई हैं। और खासकर कांग्रेस को लेकर अगर हम जिक्र करें तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं।
चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। सिंह साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बाकी लोगों को आवाज आ रही है ओपी सिंह साहब की? जी बिल्कुल आ रही, सबकी आवाज आ रही, बताएं। चलिए ठीक है, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। ओपी सिंह साहब, मैं चाहूंगा जो बातें आपने कही उनको दोबारा से दोहराएं, क्योंकि आपकी आवाज बाकी मेहमानों तक नहीं जा पा रही थी। करिए शुरुआत। पराग जी, मेरा कहना यह है कि 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने ढंग से तैयारी कर रही हैं, रणनीति बना रही हैं। जी इस पर हमारा किसी पार्टी के प्रति कोई कमेंट नहीं है। जी हम तो केवल इतना जानते हैं कि जिस प्रकार से 2014 का चुनाव जीते, 17 का चुनाव जीते, 19 का चुनाव जीते, हमारे पास चेहरा भी है और हमारे पास काम भी। जी जो लोग चुनाव के दौरान जनता में आकर के तमाम तरह की भ्रांतियां और तमाम तरह की बातें करते, मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। आपने बोला कि वो प्रियंका वाड्रा जी जो है वो चुनाव, ठीक है, प्रियंका वाड्रा कोई नई चीज नहीं है। इसके पहले 2019 में अपनी ताकत आजमा चुकी है, 17 में ताकत अपना चुकी है, उसके पहले अपने माँ के लिए और भाई के लिए चुनाव प्रचार में वो पूरी ताकत लगा चुकी है। और उसका क्या असर है, क्या उसका नतीजा हुआ, ये मैं बताना नहीं चाहता। हम तो इतना जानते हैं कि फिर 2022 के चुनाव में हम चेहरा और जो हमने काम किया, जो हमारी नीतियां, जो हमारी योजनाएं, जो हमने जनता के कल्याण के लिए काम किया है, उसी को लेकर के जाएंगे। बाकी पार्टियां केवल आरोप और प्रत्यारोप तक सीमित रहेगी। ठीक है, और आगे भी लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कहती है ना कि उन्होंने शिलान्यास किया, लोकार्पण आप कर रहे हैं, क्यों अभिषेक जी? ये बहुत पुरानी बात आपने कही, जब सरकार बनी थी तब की बात कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी। पराग जी, आपने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। तो ये तो सारी दुनिया जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल में से शिलान्यास का शिलान्यास किया, फीते का फीता काटा। तो ये बात किसी से छुपी नहीं है। इन्होंने सिर्फ नाम बदलने की राजनीति करी। नाम बदलने से ये चाहते हैं वहां की व्यवस्थाएं बदल जाए। अरे अगर साहब ऐसा होता तो आपके अंदर जो भाजपा सरकार के अंदर अराजकता इस समय उत्तर प्रदेश में है, उसका नाम आप कुशासन का नाम सुशासन रख दो। तो नाम बदलने में तो आप लोग माहिर हो, तो उसकी बात पे हम नहीं जाएंगे। रही बात प्रियंका जी की, बड़ी नेता है और कांग्रेस बड़ी पार्टी है। भाई सारे राजनीतिक दलों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए और प्रियंका जी वो बात रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता को पता है कि 4.5 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे कौन सी पार्टी उठा रही है। अभी पंचायत चुनाव उसका आईना था। पंचायत चुनाव में आपने देखा जनता जनार्दन ने, जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी। चाहे वो किसान की बात हो, 9 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, जो ये भाजपा की अराजक सरकार सुन नहीं रही है उनकी बात, तानाशाह सरकार, और वो बेचारे बैठे हुए हैं वहां पे भी समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले उसको सपोर्ट किया। ठीक है, महंगाई की बात आज कोई नहीं करता। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि महंगाई पे बात कब करेंगे, ये कब कहेंगे? ठीक है अभिषेक जी, इस पर भी जवाब ले लेंगे ओपी सिंह साहब से। और क्योंकि देखिए एक एक कमेंट सबका पहले हो जाए, उसके बाद और भी मुद्दे आप उठाइएगा। एक छोटा सा सवाल है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। कांग्रेस से टक्कर है या बीजेपी से टक्कर है? सबको पता है, देखिए जो सत्ता पक्ष में होता है टक्कर उसी से होती है। ठीक है, इसमें हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पता है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को पता है, मीडिया के बंधुओं को पता है कि टक्कर किससे है। ठीक है जैनेन्द्र जी, आप लोगों के भी कुछ अपने मुद्दे हैं। ठीक है जैनेन्द्र जी, आप लोगों के अपने अलग मुद्दे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार से अलग भी हुए। किन किन लोगों का साथ आपके साथ है और चेहरा कौन है? तुषार जी, मैं दोबारा सुनना चाहूंगा, सुन नहीं पाया। नहीं, जैनेन्द्र जी से मेरा सवाल है सर। जी सवाल को दोबारा से दोहरा। जैनेन्द्र जी, आप लोगों के कुछ अपने मुद्दे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप लोग सरकार से भी अलग हुए। किन किन का साथ इस वक्त आपके साथ है और चेहरा कौन है? जी अभी देखिए हमारे साथ 9 दल जुड़े हुए हैं और दूसरी चीज है कि चेहरा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारा पूरा प्रयत्न, जैसा कि अभी अभिषेक जी भी कह रहे थे, कि विपक्ष का पहला प्रयत्न यही होता है कि सत्ता पक्ष की कमियों को उजागर किया जाए और सत्ता पक्ष जहां पर चूक कर रहा था उन चीजों को चुनावों के समय, और हम तो पूरे समय खैर 2 साल शुरू में
सत्ता में रहे तब भी जो गलत हो रहा था उसका विरोध कर रहे थे और जी। सत्ता छोड़ने के बाद भी उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष जितना भी है, चाहे वो 10, क्योंकि यहाँ द्विदलीय प्रणाली नहीं है अमेरिका की तरह, यहाँ पे पूरा विपक्ष को भी आप वैसे भी एक ही मानेंगे, क्योंकि पक्ष एक जो सत्ता में होता है उसी के खिलाफ सारा विपक्ष लड़ता है, जी। चाहे वो अकेले लड़े चाहे वो साथ मिलके लड़े। तो जो आप पूछना चाह रहे हैं कि गठबंधन किसके साथ होगा किसके साथ नहीं होगा, तो ये चीज तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बाद में क्लियर कर देंगे। ठीक कि है। अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ गठबंधन में जाएंगे, और किसके साथ अगर जा रहे हैं तो किसके साथ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जावेद अहमद साहब, कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश इस वक्त कर रही है, प्रियंका गांधी ग्राउंड पर लगातार दौरे कर रही हैं, कितनी कामयाबी मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी को, और ऐसे कौन से मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं जिनको समझाने में आप जनता को कामयाब हो पाएंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी जो लंबे समय से उत्तर प्रदेश से गायब है उसको एक मौका दीजिए और हम ये कमाल करके दिखाएंगे। देखिए पराग जी, निश्चित रूप से मुद्दों की कोई कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन्होंने किया क्या है जी। कोई काम तो किया नहीं है। जनता के हित के नाम पर जिस तरीके से इन लोगों ने जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया है, ये सब लोग देख रहे हैं। चुनाव जीत लेने की मशीनरी बन चुकी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जनता कभी थी ही नहीं। अब यह स्पष्ट हो गया है और जनता उस तरफ जो है बहुत गंभीरता से आकलन भी कर रही है। देखिए आदरणीय प्रियंका जी के अगुवाई में जिस तरीके से कांग्रेस एक बार पुनः उठ खड़ी हुई है, आज जनता कांग्रेस के उस शासन को याद करने लगी है कि पिछले 3 दशक से अधिक समय से उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा हुई है, यहाँ का विकास किस तरीके से बाधित हुआ है, यहाँ बेरोजगारी की समस्या किस तरीके से बढ़ी है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कोई काम किया है। काम के नाम पर उनकी क्रूरता चारों तरफ प्रदर्शित हुई है। और जब चुनाव में 6 महीने बचे हैं और ये लगभग 100 दिन के अंतराल की ये सरकार है जो नीतिगत निर्णय ले सकती है जी 9 जनवरी तक संभवतः, तो ये इन लोगों ने जिस तरीके से जनता को अपने एजेंडे से बाहर करके इन्होंने काम किया है, ये किसने नहीं देखा है, सब लोगों ने देखा है। आज उत्तर प्रदेश के बड़े बूढ़े बुजुर्ग अपने बच्चों से, अपने नौजवान भाइयों से लगातार ये कह रहे हैं कि 1989 के पूर्व क्या स्थिति थी और आज स्थिति क्या है, कहाँ विकास बाधित नहीं हुआ। नाम बदलकर आप कहें कि ये प्रधानमंत्री आवास हम दे रहे हैं, अरे शहर में राजीव गांधी आवास और ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास था। जिस शौचालय का बड़ा ढिंढोरा इज्जत घर के नाम पर पीटा जा रहा है, वो शौचालय कहाँ है? वो शौचालय की शुरुआत किसने की थी देश के अंदर बनाने के लिए? ठीक है, आप राष्ट्रीय संस्थानों को बेचते जाएं। आज पूरी तरीके से पराग जी ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है। यहाँ पर जिस तरीके से सर्वसमावेशी विकास पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, जिस तरीके से यहाँ पर नफरत की राजनीति के एजेंडे को बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है। मनोज मिश्रा जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ठीक है, वह अपना आशीर्वाद निश्चित रूप से देगी। ठीक है जावेद साहब। मनोज मिश्रा जी, आपने सबको सुन लिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि साहब विकास तो हमने ही किया था, बीजेपी उत्तर प्रदेश का है, एसबीएसपी के अलग मुद्दे हैं, और कांग्रेस ये कह रही है कि एसपी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, जनता ने सबको देख लिया, अब कांग्रेस की सरकार याद आ रही है जनता को। पराग भाई, मुझे लगता है कि बिंदुवार जिस तरीके से ओपी सिंह की बात सारे विपक्ष अपनी बात रखी जी, और अच्छी बात है। प्रदेश में 2022 में चुनाव होने जा रहा है और सबकी लड़ाई मौजूदा सरकार से होती है और कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे भी जावेद भाई बड़ी परिपक्वता से कल भी कुछ बातें आपके चैनल पर रख रहे थे और आज भी उन्होंने बात रखी, 89 के बाद अगर जावेद जी ये सब सारी चीजें ठीक थी तो क्यों नहीं आप दोबारा इस स्थिति में आ पाए? लगभग 32 साल हो गया कि जनता आपको चुने। दूसरी बात, राजभर की पार्टी के प्रवक्ता ये बताइए, हम मीडिया के लोग जानना चाहते हैं कि
टिकट आवंटन से पहले, वितरण से पहले आप कहां जाएंगे? कारण यह है कि आप हर जगह जा रहे हैं। और 2019 में चुनाव होने के बाद आप किन कारणों से गए हैं, विधान परिषद से लेकर राज्यसभा चुनाव से लेकर सारे लोगों ने देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को चुनाव के तरीके से लेती, कमियां, महंगाई, किसान, बाकी सारे मुद्दे हैं। लेकिन थोड़ा अगर पीछे चले जाएं, जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती है तो छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो अखिलेश की सरकार रही हो, चाहे मायावती की सरकार रही हो, इनको घेरना और जनमानस तक पहुंचाना उनको आता है। जैनेन जी आ रहा हूं। 1.5 साल जी बोलिए सर, अपनी बात पूरी करिए आप। जैनेन जी मैं थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। मनोज जी एक बार बात पूरी कर लें अपनी। जी जी। तो जो 2 ट्रायल हुए हैं राहुल और अखिलेश और के बाद कोई ऐसा मजबूत गठबंधन में जनता पार्टी के सामने वो दिख नहीं रहा। कारण हम विपक्ष की बात करें तो नंबर 1 पे सपा को लेते हैं, नंबर 2-3 पे कांग्रेस को लेते हैं। और इन तीनों करके ऐसा क्या होने जा रहा है। लेकिन अपनी बात रखेगा, विपक्ष अपनी बात रखेगा। अभी पराग जी बहुत कुछ होना बाकी है। सबका टारगेट, सबका लक्ष्य चुनाव जीतना सरकार की। जब तक आप डिलीवरी की पोजीशन में नहीं आए लिए उस जनता के लिए, या अपने घोषणा पत्र कुछ कर नहीं पाते। भारतीय जनता विगत 2 माह से पक्ष विपक्ष में देखा जाए तो आज की बात कर लो जी मनोज जी। और बीएसपी को लेकर मैं चाहूंगा थोड़ा सा नहीं, दरअसल बीएसपी को लेकर वो अपने पुराने फानी थी, जिसमें एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसमें ब्राह्मणों को जागरूक करने की बात आज की डेट में सभी, यानी मायावती है समझ दलितों से उठकर मायावती ऊपर कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि असली मकसद तो सिर्फ। जैनेन जी बोलिए सर। पराग भाई, मैं यहाँ पर कुछ चीजें मनोज भाई ने जैसे पूछा, मैं बता देता हूँ जी। ये शायद बात जो भी कर रहे थे कि जिसके वजह से हम लोग अलग हुए। 2018 में रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2019 में हम अलग हो गए थे। अब आरक्षण की जब बात होती है तो मैं हर बार सभी को ये बताता हूँ कि आरक्षण को भाजपा सरकार ने कैसे दरकिनार किया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हो, बांदा विश्वविद्यालय में हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय में हो, गज्जू भैया यूनिवर्सिटी में हो, या लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज में हो, या फिर कृषि विश्वविद्यालय जो बांदा का एक और है उसमें हो, यहाँ सभी जगह आरक्षण को दरकिनार किया गया। और जो अशासकीय कॉलेजों में भर्ती आरक्षण को दरकिनार किया गया। लगभग 550 सीटों में से 498 सीटें सामान्य वर्ग से भर दी गई। दूसरी चीज बताता हूँ, भाजपा ने क्या किया। शिक्षा का कहीं नामो निशान नहीं है धरातल पर। 1.5 साल से लॉकडाउन के लोग ऐसे थे पूरे देश में, बता रहा हूँ, पूरे देश में 24% लोग ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन भी था और इंटरनेट की सुविधा भी थी। लेकिन जिन घरों में 2 बच्चे थे और दो बच्चे थे और मोबाइल एक ही था, वहां एक ही बच्चा शिक्षा ग्रहण कर पा रहा था। दूसरी चीज बताता हूं मैं कि इन्होंने जो बेरोजगारी है, पिछले 1 साल में लगभग 11 से 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। और हर महीने CMI का डाटा भी आता है, आप भी देखते होंगे हर महीने कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम उनको दोबारा से नौकरी दे रहे हैं। पराग भाई मेरा एक सवाल है, आ रहा हूँ सर। नहीं, दोबारा से नौकरी दे रहे हैं। मनोज जी आ रहा हूँ। कौन सी नौकरी? 200 रुपए मनरेगा वाली नौकरी, 200 रुपए मनरेगा वाली। ठीक है, अच्छा जैनेन जी, आता हूँ स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, जैनेन जी सवाल ले लीजिए। अच्छा एक सवाल ले लीजिए मनोज जी का, उसके बाद आप बोलिएगा, फिर एक साथ जवाब दीजिएगा ना। जैनेन जी इतनी खामियों के बाद आप फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के या उनके संगठन के दरवाजे चक्कर क्यों लगा रहे हैं गठबंधन के लिए? क्या इतनी कमियां? छोड़िए, लड़िए चुनाव। देखिए वो केवल पारस्परिक मित्रता के तहत गए, जैसे स्वतंत्र देव सिंह मुलायम सिंह जी से मिलने गए। ठीक है, इसमें कहीं कोई ऐसा राजनीतिक वो नहीं है कि हम मिल नहीं सकते। हमारे अंदर कोई मनभेद नहीं। अच्छा ठीक है, ओपी सिंह जी को लाते हैं। कैसे विकास करना चाहते हैं आप, कैसे विकास करना चाहते हैं? आपने तो विकास के नाम पे भाजपा ने ठीक है, यानी मुद्दे आपने कई गिना दिए, चाहे शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, बाकी विकास को लेकर हो। दलदल में खेलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को दलदल ही बना दिया है। ठीक है जैनेन जी, ओपी सिंह जी से इसका जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आ रहा हूं मैं। ओपी सिंह साहब देखिए सर, विकास तो आपने ऐसा किया कि आप ही के सहयोगी होते हुए ओपी राजभर फावड़ा लेकर खुद उतर पड़ते हैं सड़क को खोदने के लिए। विकास आपने ऐसा किया है, और आरोप आप पर बेरोजगारी के भी लग रहे हैं, शिक्षा बच्चों को नहीं मिल रही इसके भी लग रहे हैं, और तमाम सारे मुद्दे आप ही के जो सहयोगी रहे वो उठा रहे हैं। भुखमरी के भी लग रहे हैं। ठीक है, करोड़ लोगों को ठीक है ओपी सिंह जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद जावेद जी और अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। सिंह साहब कमजोरी का ठीक है, जैनेन जी आप सुन लीजिए, जैनेन जी प्लीज। दिया जा रहा है। ठीक है सिंह साहब, कि लोगों को ठीक है जैनेन जी, ठीक है जैनेन जी प्लीज प्लीज
खाने के पैसे जो खाने के जुटाने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, ओपी सिंह साहब। पराग जी, पहली चीज तो ये कि अपनी डिबेट इस तरह से चलाइए कि सबको समान अवसर मिले। नहीं सर, सबको समान मिल रहा है सर, मिल रहा है। सुनिए, दूसरी बात यह है कि जब आप रोक देते हैं तो जैसे अन्य साथी चुपचाप बैठ करके सबकी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि आप डिबेट हमारे लिए नहीं चला रहे, आप ये डिबेट जनता के लिए चला रहे हैं। तो जनता जब तक हमारी बातों को समझेगी नहीं, आप लगातार बोलते जाइए, क्या मतलब है? अरे सर आप भी बोलिए ना, आपको मौका दिया, आप भी बोलिए सर। अगर वो गलत बोल रहे हैं तो आप उसको इंटरप्ट करिए ना। आज जी पहली चीज सुन लीजिए। प्रवचन करने आते हैं, जनता को समझाने आते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। जैनेन्द्र जी आप सुन लीजिए सर, देखिए मुझे हेडलाइन के लिए रुकना प्लीज प्लीज। चुप रहो ना, चुप रहो। पता है कि आपकी पार्टी और आपके नेता प्लीज सर, एक एक करके प्लीज सर, प्लीज। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थे, फिर आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने आ पाओगे? भारतीय जनता पार्टी के अलावा पार्टी का कहीं 14 अप्रैल को सर अपनी बात को आप पूरा करिए और प्लीज सर एक एक करके बोलिएगा। एक बार बोलने, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सिंह साहब अपनी बात पूरी करिए। देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर परिवारवाद, जातिवाद, स्वार्थवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। इसको 2-3 चुनावों से लोगों ने देखा। मैंने पहले ही कहा पराग जी कि जो हमारी विपक्षी पार्टियां सत्ता में, हमारे अंदर कमियां और खामियां हो सकती है, उनको गिराए, जनता के बीच में जाएं और वो हमारी कमी और खामियों को बताए। इससे हमें अपराध नहीं है, लेकिन हमने जो काम किया है जनता के बीच में, हमने जो गरीबों का कल्याण किया, हमने जो सारी सुविधाएं प्रदान की, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली की जो समस्या थी वो भूले नहीं। आज 24 आवर्स बिजली लोगों को मिल रही, किसानों को सब्सिडी खाद पर मिल रहा है। भाई देश की सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं, ये भी तो बता जावेद साहब आ रहा हूं सर, ये भी बता दीजिए कि देश की सबसे महंगी बिजली आप दे रहे हैं। प्रोजेक्ट जावेद जी आ रहा हूं सर, थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज। जावेद भाई सुनो, अगर आप इतनी बातें कर रहे हो, आपकी पार्टी इतनी है, तो 3 दशक से उत्तर प्रदेश के ट्रैक से क्यों पूरे देश का राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हुआ। 18,000 गांव सेफ थे और उसके बाद आपने कहा कि हमने कर दिया। कितना झूठ बोलेंगे ओपी भाई, इतना तो झूठ मत बोलिए। विपक्ष की भी हैसियत नहीं मिली। जनता की तरफ देखो, जनता की भावना, जनता की तरफ देख रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए मुद्दे को इधर उधर घुमा रहे हैं। आप बताओ कि पीडीएफ सिस्टम को किस तरीके से आपको ध्वस्त करने का काम किया। आपके पास राशन कार्ड कितना है और आप अनाज कितना इस पर। चलिए ठीक है, आपस में नहीं झगड़िए प्लीज सर, एक एक करके ऐसे समय जाहिर हुआ है। अभिषेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है जावेद साहब थोड़ा रुक जाइए प्लीज सर, प्लीज जावेद साहब प्लीज थोड़ा सा रुक जाइए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाइए। ओपी सिंह साहब, जावेद साहब प्लीज। सरकार के मंत्रियों ने ठीक है सर, सवालों में अपराध में। ठीक है जावेद अहमद जी देखिए बाकी लोग भी हैं सर, प्लीज सर समझिए, वक्त जाया हो रहा है सर। बजट में 200 करोड़ जावेद अहमद साहब सर थोड़ा रुक जाइए ना, अपनी बारी का इंतजार करिए, आप फिर बोलिएगा। अपने झूठ के प्रचार के लिए आवंटित किया इन्होंने। ठीक है, ये लिखा ठीक है जावेद साहब मैं आ रहा हूं सर, थोड़ा इंतजार करिए प्लीज। अभिषेक जी, बीजेपी कह रही है कि हमने माफियाओं पर कार्रवाई की है और आप लोग माफियाओं के सारे चुनाव जीतना चाहते हैं क्या? देखिए पराग जी कहते हैं ना, साच को आंच नहीं होगी। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए और देखिए, एडीए जो एडीए कमेटी है उसने सीधे सीधे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 40% से ज्यादा विधायक और सांसदों में 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। तो जब इनके सांसद और विधायकों पे ही 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, सिंह साहब प्लीज सर थोड़ा रुक जाइए सर। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है, मैं आपको पराग जी सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सरकार पे तल्ख टिप्पणी करी कि आपने मुजफ्फरनगर दंगों के केस कैसे आपने वापस ले लिए, आपको हाई कोर्ट की परमिशन लेनी चाहिए थी। तो जनता जनार्दन को एकदम पता है किस तरफ है। कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए, साक्षी महाराज को देख लीजिए, स्वामी चिन्मयानंद को देख लीजिए। हम मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अभी पंचायत चुनाव में आपने देखा कैसे लखीमपुर खीरी ने हमारी बहन के साथ क्या किया। चाहे आप हाथरस की घटना देख लीजिए, गोरखपुर की घटना, कौन बोलेगा जो माननीय
मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। हाँ। एक बेटी अपने बाप को पिटने का वीडियो बना रही थी, उसे गोली मार दी गई, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। ठीक है, आप मुझे बताएं, ये राज्य सरकार ये बताइए ये गुंडे किसके पास है? अगर इसको कंट्रोल किया जाता है तो सही में राम राज्य। ठीक है ओपी सिंह साहब, इसका जवाब आपसे लूंगा, थोड़ा सा रुक जाइए। जावेद साहब अपनी बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है जावेद साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद सिंह साहब आपके पास आ रहा हूँ, फिर मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बात रख चुके हैं सिंह साहब थोड़ा सा आ रहा हूँ सर, प्लीज सुन लीजिए, अब वो भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। जावेद साहब अपनी बात रखिए, उसके बाद सिंह साहब दोनों की बात का एक साथ जवाब दीजिएगा आप। जावेद साहब। हाँ जी, ये कहते हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। आप बताइए, इनके ही विधायक हैं देव नारायण त्रिवेदी जी, वो विधानसभा में एक चिट्ठी लहरा रहे थे कि एक जात विशेष के माफियाओं को किस तरीके से सरकार ने संरक्षण दिया। अरे ये इतने निर्लज्ज लोग हैं कि अपनी ही सांसद और राज्य सरकार में मंत्री रही रीता बहुगुणा जोशी के घर को आग लगाने वाले, उनकी हत्या का प्रयास करने वाले जितेंद्र सिंह को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और ये बता रहे हैं कि हम अपराध मुक्त करेंगे। 85 विधायक भारतीय जनता पार्टी के गंभीर अपराधों में संलिप्त हैं, किस तरीके से सरकार उनको बचा रही है ये किसने नहीं देखा। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हमने अपराध मुक्त कर दिया। ठीक मैं है, पूछ रहा हूँ पीडीएस सिस्टम क्यों कोलैप्स किया? ठीक है सर, राज्य सरकार ने आज अन्न की जो घोषणाएं कर रहे हैं कि इतने परिवारों को हमने अनाज उपलब्ध कराया है, लेकिन ई पास मशीन पर देखिए कि स्थिति क्या है। ठीक है सर, नहीं बताएंगे। ठीक है, प्लीज छोटा छोटा, ठीक है, के लिए मैं कह रहा हूँ झूठ के प्रचार के लिए 500 करोड़ करेंगे और किसान के हित में 200 करोड़ खर्च करेंगे, ये है इनका झूठ। ठीक है ओपी सिंह साहब जल्दी से जवाब दीजिए संक्षेप में, उसके बाद जैनन जी आ रहा मेरा पराग जी ये कहना है, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जावेद भाई बहुत अच्छे प्रवक्ता, मैं एक लाइन में बात करना चाहता हूँ। इस देश के प्रदेश के अगर बच्चों से पूछ लिया जाए कि बंदूक वाली पार्टी और संदूक वाली पार्टी कौन है, तो बिना नाम लिए बता देगा कि ये बंदूक वाली पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है और ये धन लेने वाली संदूक की पार्टी। बंदूक वाली पार्टी भी। ठीक है चलिए सर, एक एक करके प्लीज सर संक्षेप में बोलिए सर। अरे मिश्रा जी हंस रहे हैं आप लोगों की बात पे सर, संक्षेप में बोलिए। नहीं नहीं एक एक करके प्लीज, अभिषेक जी नहीं, अरे नहीं सर, नहीं प्लीज 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 एक एक करके सर, वक्त जाया हो रहा है सर, समय बर्बाद होगा प्लीज। ठीक है सर, ठीक है प्लीज। अभिषेक जी अब आप तो बताइए बीच में। जावेद अहमद साहब, ओपी सिंह साहब, हो गया सर आपका, अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। ठीक है सर, शांत प्लीज सर, धैर्य रखिए थोड़ा। ठीक है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। ठीक है, आप लोग इस तरह की बातें करोगे, झूठ और फरेब से जनता को दोबारा बेवकूफ बनाओगे, जनता सब समझ रही है। ठीक है अक्षवंशी जी अपनी बात रखिए जल्दी से संक्षेप में, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। ये सारे प्रदेश के माफियाओं गुंडों को माननी बनाने का। ठीक है ओपी सिंह साहब हो गया सर, प्लीज सर ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता प्लीज। अभिषेक जी सर आप लोग अपनी बारी का इंतजार क्यों नहीं करते हैं? 40% विधायकों और सांसदों के ऊपर 2 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे अरे यार गुंडों की 2 से ज्यादा अपराधिक 307, 302 के दर्ज है। सर अच्छा मेरी एक बात का जवाब दीजिए, एक मिनट सर प्लीज सर, शांत हो जाइए प्लीज। ओपी सिंह साहब, अभिषेक जी, जावेद साहब प्लीज सर प्लीज। अरे पराग जी मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्लीज सर प्लीज शांत हो जाइए, मेरी एक बात का जवाब दीजिए सर। आप लोगों के पास मुद्दों की कमी है क्या, जो एक दूसरे के साथ आप लोग झगड़ रहे हैं? अपनी बारी पर मुद्दे गिराइए ना सर, खूब कोसिए, खूब इंटरप्ट करिए, लेकिन अपनी बारी पर करिए। अर्कवंशी जी अपनी बात रखिए, उसके बाद मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं, और प्लीज सर बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए अभी मैंने शिक्षा की आपको बात बता दी, अब मैं स्वास्थ्य की बात भी बता देता हूँ। अभी तक 1 महीने पहले तक योगी जी दावा कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया कि हमने पूरे प्रदेश में पेडियाट्रिक बच्चों के लिए जो हॉस्पिटल हैं, बिस्तर हैं, उनकी बहुत आधुनिक व्यवस्था की है। लेकिन अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो डेंगू का प्रकोप फैला है, उसमें कई सौ बच्चे, 100 से ज्यादा बच्चे और वयस्क मारे गए हैं।
उनकी मृत्यु हुई है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ है वो पेडियाट्रिक, केवल वो कागजों में लिखने के लिए और हवा ठीक है। इसके बाद मैं महिला सुरक्षा की बात करता हूँ। हाँ। इन्होंने कहा सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो प्रदेश से बाहर चले गए, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ एनसीआरबी की रिपोर्ट झूठ बोल रही है या आप झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि दलितों पिछड़ों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो घटनाएं हैं वो 2017 के बाद से बढ़ी है, वो कम नहीं हुई है एक भी बार। समाजवादी पार्टी में जा रहा है क्या? कम या ज्यादा हुई हो सर? चलिए ठीक है, ठीक है। अभिषेक जी हंस रहे हैं आपकी बात पर। मनोज मिश्रा जी अब आपके पास में आ रहा हूं सर। देखिए आप मनोज जी को काफी देर हो गई सर, नहीं बोले वो। देखिए आप लोगों के बीच में नहीं बोले, अब सुन लीजिए उनको भी प्लीज। ठीक है जैनेन जी, हो गया सर प्लीज। ठीक है अब मनोज मिश्रा जी आपने सुन लिया एक बार फिर से सबको। संदूक, बंदूक, माफिया, रोजगार, शिक्षा, ये तमाम सारे मुद्दे आ गए। लेकिन आपने क्या एक चीज गौर की जो मैंने की है, सभी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को कोसने में लगी हुई हैं, अपना कोई मुद्दा किसी की बात मुझे नजर नहीं आ रहा है। पराग जी, मुझे लगता है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और अपराध, इस पर अगर चर्चा पार्टियां सरकार बनने के बाद विपक्ष घेरने की कोशिश करे तो जनता का ज्यादा भला होगा जी। और लगभग 40% की जो बात अभी की जा रही है, अपराधी आ गए हैं। बड़ी हंसी की बात ये आती है कि 91 के बाद जब देश की राजनीति में बदलाव आया और कई तरीके की चीजें उभर के आई, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012, 2017 उत्तर प्रदेश का कोई जिला, कोई मंडल, कोई एरिया ऐसा नहीं बाकी जो आया राम गया राम के चक्कर में लोगों एक दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में नहीं गए। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनने के बाद अखिलेश जी पे पहली चुनौती इस बात की थी कि वो इस अपराधीकरण और माफिया या राजनीतिकरण से उभरे, और उन्होंने कोशिश भी इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन जो लोग कभी इन माननीयों को सरकार बनाने में मदद किया करते थे, बाद में उनको सहजता लगी कि इनसे बेहतर यह है हम खुद ही माननीय बन जाएं, तो अपराधीकरण और माननीय बनने का सिलसिला खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगातार जारी रहा। अब रही बात विकास की, काम की, सरकार को घेरने की, बजट की, मुझे लगता है ये चर्चा अगर जब चैनल के माध्यम से जो होती है, लाखों करोड़ों लोग आपको सबको देखते हैं, तो बेहतर बातें उठ पाती हैं। ओपी सिंह जी, बात आपकी ठीक है। एक तो आपको बधाई देना चाहूंगा, पुनः प्रवक्ता पराग जी, पुनः ओपी भाई पार्टी इनको दोबारा प्रवक्ता। दूसरी बात यह है कि ओपी भाई, जो विपक्ष में लोग बैठे जो अपनी बात करते हैं ना, इनको भी बात करने का अधिकार है। ये आपके प्रतिद्वंदी हो, ये सही बात रखने का जरिया हो सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये आपको गलत या इनसे हम गलत चीजें, गलत बातें करें। बिल्कुल। यही राजभर साहब, यही बसपा, यही सारे लोग आपकी सरकार में रहे हैं, आपने इनकी सरकारें बनवाई हैं। तो पराग जी, मुद्दे की बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि 4.5 साल हो गए हैं, 14 के बाद केंद्र में सरकारी डबल इंजन की सरकार रही है। अगर विपक्ष सरकार की इसको घेरती है तो जनता का भला होगा, चाहे बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, बाकी चीजों पे, और ये तू मैं करने से कोई लाभ नहीं होने वाला। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है ना कि हमने विकास किया है, विपक्ष तो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। नहीं, बीजेपी के साथ देखिए मैं बात फिर कहूंगा, चाहे वो सरकार में रहे चाहे विपक्ष में रहे, वो अपने कैडर ब्लॉक स्तर से लेके बूथ स्तर से लेकर के दिल्ली तक में, वो सोशल से लेके प्रिंट से लेके डिजिटल से लेने के अलावा गठबंधन वो काम करना जानती है, वो अपनी बातों को रखना जानती है, लोगों तक पहुंचाना जानती है। अब ये विपक्ष है कि उनको घेराबंदी नहीं कर पाता, तो ये बीजेपी का ठीक है। जैनेन जी आ रहा हूँ, करते हैं। जैनेन जी आ रहा हूँ। मिश्रा जी, एक और सवाल मेरा आपसे है, कांग्रेस पार्टी से नेता क्यों कटे हैं? जो बड़े नेताओं के जाने का सिलसिला हमने देखा, आखिर ऐसा क्यों हुआ? पराग भाई, देखिए देश और प्रदेश में अब वो नेता कमिटमेंट वाले बहुत कम रह गए जो इंतजार करे। जैसे अभी जावेद भाई और एक बात कर रहे थे रीता बहुगुणा जोशी जी। रीता बहुगुणा जोशी की अगर इतिहास देखिए तो कहाँ थी और आज कहाँ है। मुझे लगता है अब सोच पे, समझ पे और सिद्धांतों पे चलने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। राजनीति में आने के बाद व्यक्ति ये देखता है कि वो चुनाव जीते, नेता बने, मंत्री बने, उसका कद पद हो, पार्टियां उनके लिए बहुत कोई मायने नहीं रखती हैं। यही वजह है कि संदूक जैसी बात भी, मायावती का आरोप इसी बात का तो लगता है कि पैसे लेके टिकट के वितरण होता है। जी ठीक है, जैनेन जी अपनी बात रखिए, उसके बाद आ रहा हूँ अभिषेक जी आपके पास। जी, अभी मनोज भाई ने कहा कि भाजपा को अपना जो काम है वो रखना आता है जनता के बीच में, जो किया ही नहीं है। ठीक है, और इसका कारण यही है कि पक्ष है, चाहे सारी पार्टियां हो, उनको अपना काम रखना नहीं आता है, क्योंकि इसमें एक बुनियादी अंतर है।
भाजपा ने केंद्र में तो 7,000 करोड़ से ज्यादा लुटाए हैं प्रचार के ऊपर ही केवल, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी करोड़ों रुपए लुटाए हैं प्रचार के ऊपर। इनका केवल प्रचार बोलता है, धरातल पर कोई काम नहीं बोलता है भाजपा का। मैंने आपको शिक्षा का बता दिया, स्वास्थ्य का बता दिया, कानून व्यवस्था का बता दिया। इसके बाद मैं आपको खनन और शराब माफिया का भी बता देता हूँ कि शराब माफिया का पिछले 4 साल से योगी जी सर आज पूरा चिट्ठा लेकर बैठे हैं क्या? लिस्ट लंबी आपकी लगता है? नहीं भाई, जब भाजपा की 4.5 साल की सरकार है तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे घोटालों की कथा भी है, इसमें शराब माफिया भी है, इसमें पुलिस का अत्याचार भी है। मैं इसमें एक और चीज जोड़ देता हूँ कि पुलिस उत्पीड़न की जो घटना है उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले पूरे देश के लगभग 40% हुआ करती है, वो बढ़ के 60% पूरे देश के हो गई है पुलिस उत्पीड़न की घटनाएं। अच्छा एक सवाल है सर मेरा इसमें आपसे जैनिन जी, आपने पूरे देश में पहली बार सुना होगा एसपी साहब भगौड़े हैं, पुलिस में एसपी साहब भगौड़े हैं, उनके ऊपर इनाम रखा गया है। पुलिस वाले झांसी में एक व्यापारी को अगवा कर रहे हैं। ठीक है, आपने पहली बार सुना। अच्छा जैनिन जी, आप जो भी मुद्दे गिना रहे हैं वो सपा सरकार में और बीजेपी की सरकार में क्या अंतर है उन मुद्दों में? नहीं, मैं केवल ये जानना चाह रहा हूँ, भाजपा जो प्रवक्ता है हमारे भाई, बड़े भाई है, केवल शालीनता से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने पुलिस द्वारा अपहरण की घटना सुनी थी, या पुलिस में किसी व्यक्ति का जो पुलिस अधिकारी इतनी बड़ी रैंक का है उसको भगौड़ा होते देखा था? मतलब सपा में ये सब नहीं हुआ ना? आप ये कह रहे हैं सपा में ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब कुछ नहीं हुआ, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर थी सपा में। पुलिस वाले अपहरण कर रहे हैं, मतलब कानून व्यवस्था का मुद्दा अगर आप उठा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी में अच्छा था ना, बेहतर थी कानून व्यवस्था। सर सीधा बोलिए ना, अच्छी थी समाजवादी पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी थी, बोलिए सीधा। नहीं, मैं क्यों बोलूं, ये तो जनता बताएगी, मैंने तो वो चीजें। अरे सर जैसे आप बीजेपी के लिए बोल रहे हैं वैसे समाजवादी पार्टी के लिए बोलिए फिर। सर बीजेपी सत्ता में है ना आजकल, जवाब उससे। चलिए ठीक है अभिषेक जी, सपा से क्यों मांगूंगा, सपा ठीक है, इसी वजह से बाहर किया ना जनता ने। ठीक है, किया या नहीं किया जनता को पता नहीं चला। अंदर आइए अंदर। लेकिन भाजपा जो कर रही है वो उस पर मैं सवाल। ठीक है, चलिए अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे, अभिषेक जी अपनी बात रखिए। अरे अंदर आइए भाई, अंदर आइए। देखिए मैं अभी सबको सुन रहा था, मनोज भाई को भी सुन रहा था और बीजेपी के अपने सीनियर प्रवक्ता उनको भी सुन रहा था, सबको सुन रहा था। अभी जैसे जैनिन भाई ने बोला ना, वेंटिलेटर की कमी बोली, डेंगू से अभी कुछ मरीज मरे और सारी चीजें हुई, और सरकार ने कहा, कहते हैं कि इन्होंने कहा कि हमने बेड की व्यवस्था कर। मैं फिरोजाबाद की घटना बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी घटना है। फिरोजाबाद में कितनी मृत्यु है, एक बेड पे 3 बच्चे लेटे हुए, ठीक है। तो अगर सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था थी, जो सरकार ये कागजों में पुल बना रही है ना, कहते हैं ना हवाई किले बनाने में, ये भाजपा इसमें माहिर है। तो हवाई किले और जुमलों की सरकार, ये 15 लाख कहते थे, अब 5 किलो अनाज देके आज जनता को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। काला धन पे ये बात नहीं करते, और जो कहते हैं ना कि काला धन वाले थे 15 लाख खातों में, उसमें ये बात नहीं करते, ये चुनावी जुमले हैं। तो इनके जुमलों की अंत नहीं, इनके जुमलों की अंत नहीं। हमने 22 महीने में एक्सप्रेस वे बनाया। हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने नाम बदलने के अलावा आज 5 साल में ठीक है एक्सप्रेस वे को नाम बदलने का काम किया, इन्होंने पीते का पीता काटा, उद्घाटन का उद्घाटन किया। ये मुझे याद है। मैं ओपी सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए 5 काम ना दे, जो ठीक है इसका बिजली घर गिना दे। ठीक है सर, पराग जी सुन ले, बिजली की बात ये कर रहे थे, मैं उसमें कहना, सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश किसान लागत कर दी। संक्षेप में ही करूंगा, बस मुझे 10 सेकंड और दें। मैं पूछना चाहता हूँ, ये महंगाई पे कब बात करेंगे? इनके 2 केंद्रीय मंत्री सिलेंडर लेके घूमते थे, आज डीजल 100 रुपया हो गया है, उस पर कब बात करें? आज दाल वही असली मुद्दा है। देखिए मनोज जी भी अभी इस बात का जिक्र कर रहे थे जी, असली मुद्दा वही है, असली मुद्दा वही है कि विपक्ष जिस तरीके से अपने मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है उनका असर नहीं होता है, लेकिन बीजेपी अगर अपनी कोई बात गिनाती है तो उसको पहुंचाने में कामयाब रहती है। इसका जवाब देंगे जावेद जी। ठीक है सर, अब समय कम है प्लीज। ठीक है जावेद, नहीं सर अब सर हो गया सर, समय कम है प्लीज समझिए सर, सबका फाइनल कमेंट भी लेना मुझे प्लीज सर। अभिषेक जी, जावेद साहब अपनी बात रखिए जल्दी से फाइनल। देखिए पराग जी, कांग्रेस पार्टी की जो चुनाव घोषणा पत्र समिति है वो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझ रही है। अब की कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो जनता का घोषणा पत्र होगा और संकल्प पत्र होगा हमारा। ठीक है।
और हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं हाँ। कि हम उत्तर प्रदेश का गौरव पुनः बहाल करेंगे प्रियंका जी की अगुवाई में। ठीक है, और कांग्रेस में बहुत नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ठीक है। ओपी सिंह साहब बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, सबका तीनों का जवाब। बोलिए बोलिए जावेद जी, बात पूरी करिए। 5 सेकेंड। हाँ। ओपी भाई बड़ा अपराध पे बात कर रहे थे। हाँ। ओपी भाई हमारे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे मित्र हैं, शुभचिंतक हैं। ठीक है सर, सर ठीक है। ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए बहुत जल्दी संक्षेप में। सबसे बड़े डकैत, ठीक है। पहला चुनाव लड़ाने जावेद जी समय नहीं है प्लीज, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2 सेकंड चाहिए, 2 सेकंड। समय नहीं है सर। ओपी सिंह साहब जल्दी करिए प्लीज। जो परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति कर, इनका खेल खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी खेल आपका, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है मनोज मिश्रा जी बहुत संक्षेप में सर, फाइनल एक कमेंट आपका चाहूंगा मैं। ठीक है मनोज मिश्रा जी बहुत जल्दी से फाइनल 10 सेकंड में सर। मैं मनोज जी को सुन लीजिए सर। सर अब समय नहीं है प्लीज सर। जैनिंग जी समझिए सर, फाइनल कमेंट लेना है मुझे। केवल सर समय नहीं है प्लीज। फाइनल कमेंट ही दे रहा हूँ सर आपका हो गया ना फाइनल, अब मनोज जी को सुन लीजिए प्लीज। नहीं, फाइनल नहीं हुआ, मेरा कहाँ हुआ था फाइनल। अच्छा बोलिए सर, बोलिए आप, मैं 5 ये सेकंड बता- लीजिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जनता को, बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में 1.25 लाख करोड़ का वादा योजनाओं के नाम पे वो धरातल पर नहीं आया। बिहार में हजारों करोड़, 1.25 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का वादा वो धरातल पर नहीं आया। प्रधानमंत्री जी दोबारा से ठीक है मनोज मिश्रा जी फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड। पराग जी अगर मैं कहता भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पत्र और घोषणा पत्र को ऑनर नहीं करती, उसके बाद राज्यों में सरकारें रही हो, तो ये जनता को और विपक्ष को और हमको आपको सोचना पड़ेगा। रही बात दूसरी, 32 साल बाद, 89 के बाद कांग्रेस के जाने बाद किसी भी सरकार की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश में नहीं हुई है। तो अगर उस ओर बढ़ने की बात है और उसको रोकने की, चुनाव बहुत मजेदार होगा। लेकिन जिस तरीके की बातें आज आपके पैनल में रखी गई हैं, अगर ये रखी जाए तो मुझे लगता है जनता का ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज चर्चा 2022 के चुनाव को लेकर रही और सबसे ज्यादा अहम यह है कि जमीनी मुद्दों पर चर्चा हो, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। मंडल कमंडल, बंदूक संदूक और ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन विकास जो कि जनता से जुड़ा हुआ है इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अभी तो काफी ज्यादा उलटफेर देखा जा रहा है पार्टियों के अंदर, उठापटक का दौर है, बैठकों का दौर भी है। आगे क्या क्या देखने को मिलेगा यह भी दिलचस्प होगा, क्योंकि ये 2022 का यूपी चुनाव है। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।